अस्सलाम वालेकुम। जी गाइस, अब हम लोग जो है वो एंटीबॉडी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले हमने देखा कि एंटीबॉडी में लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या होती है, हैवी चेन होती है। अब जो लाइट चेन होती है उसमें मैंने आपको बताया था कि एक उसमें होती है वेरिएबल डोमेन, ठीक है, और एक इसमें होती है कॉन्स्टेंट डोमेन। उसके बाद हमने बात की थी कि जो हैवी चेन है उसमें भी एक वेरिएबल डोमेन होती है, ठीक है, और जो कॉन्स्टेंट डोमेन्स होती हैं उसमें या तो 3 कांस्टेंट डोमेन होती हैं या 4 कांस्टेंट डोमेन्स होती हैं, ठीक है। अब 3 किस्में होती हैं, 4 किस्में होती हैं, मैं आपको एंड में बताऊंगी। अभी आप लोग ये देखो कि हमने फिर कहा था कि वाई शेप्ड हमारे पास एंटीबॉडी होती है, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइट चेन्स होती हैं अंदर की साइड पर, और ये बाहर जो होती है हमारे पास 2 हैवी चेन्स होती हैं। मैं आपको बुक से इसकी अच्छी सी डायग्राम भी दिखाऊंगी, अभी आप ऐसे ही गुजारा करें। अब मैंने कहा था कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। ये जो एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट है इसमें हमारे पास वेरिएबल डोमेन आती है लाइट चेन की, और लाइट चेन की कांस्टेंट डोमेन भी इसी में आती है। उसके बाद इसमें वेरिएबल डोमेन आती है हैवी चेन की, ठीक है, और फर्स्ट कांस्टेंट डोमेन आती है हैवी चेन की। मतलब हैवी चेन में टोटल 3 या 4 होती हैं ना कांस्टेंट डोमेन्स, तो फर्स्ट कांस्टेंट डोमेन के 4 डोमेन्स मिलकर बना देती हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। और ये पूरा फ्रेगमेंट एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करता, बल्कि इसका भी आगे छोटा सा पोर्शन होता है जिसको हाइपर वेरिएबल रीजन कहते हैं, और वो हमारे पास क्या करता है कि एंटीजन के साथ बाइंड करता है। वो भी 5 से 10 अमाइनो एसिड्स का होता है। इतना मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब हम नीचे वाले फ्रेगमेंट की बात करते हैं। ये जो फ्रेगमेंट होता है इसको कहते हैं जी कांस्टेंट फ्रेगमेंट। सी से या तो इसको कांस्टेंट फ्रेगमेंट कहते हैं या इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो फ्रेगमेंट है इसमें क्या आएगा, इसमें लाइट चेन की कोई डोमेन नहीं आती, इसमें सिर्फ कांस्टेंट डोमेन्स आती हैं हैवी चेन्स की। अब वो 2 हो या 3 हो, जितनी बची हैं, ठीक है, वो हमारे पास इसमें आ जाती हैं। ओके, अब इसके फंक्शन क्या है, इसका तो फंक्शन पता चल गया कि एंटीजन को बाइंड करना है। इसका फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास एंटीबॉडी को बाइंड करवाता है होस्ट सेल के साथ, ठीक है। एंटीबॉडी ने जब होस्ट सेल के साथ बाइंड करना है, दूसरे इस पर एंटीबॉडीज ने जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करना है, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ बाइंड करना है, तब भी वो इसी डोमेन की मदद से बाइंड करेगी। उसके बाद जो एंटीबॉडी ने हमारे पास IgE ने एपिथेलियल बैरियर्स को क्रॉस करना होता है, ठीक है, उसमें भी इसका रोल होता है। उसके बाद जो IgG एंटीबॉडी होती है उसने क्या करना होता है, उसने मदर से फीटस में ट्रांसफ़र होना होता है प्लेसेंटा के ज़रिए, उसमें भी इस डोमेन का रोल होता है। इसके भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो ये हमारे पास हो गए जी कांस्टेंट फ्रेगमेंट के फंक्शंस। अब आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी तरह की टोटल एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो हमारे पास 5 तरह की होती हैं, ठीक है। IgM होती है, IgD होती है, IgG होती है, IG हमारे पास A होती है, और IgE होती है, ठीक है। अच्छा, अब इन सब में जो है वो हैवी चेन्स होती हैं जी डिफरेंट। अब हमारे पास IgM में जो हैवी चेन होती है वो हमारे पास क्या होती है, माइक्रो होती है। D में क्या होती है, डेल्टा होती है। G में क्या होती है, गैमा होती है, और A में हमारे पास जो होती है वो अल्फ़ा होती है, और E में हमारे पास एप्सिलॉन होती है। तो इतनी तरह की हमारे पास 5 तरह की हैवी चेन्स होती हैं। लेकिन अगर मैं लाइट चेन की बात करूँ ना, वो सिर्फ 2 टाइप्स की होती हैं। हैवी चेन तो 5, हैवी चेन्स की तो 5 टाइप्स होगी ना, लाइट की सिर्फ 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है कैपा और एक हमारे पास होती है लैम्डा। अब हमारे पास क्या होता है कि जो इनकी अगर रेशो देखी जाए ना, अब किसी एंटीजन में लाइट कैपा भी आ सकती है, किसी में लैम्डा भी आ सकती है। अगर रेशो देखी जाए ना तो कैपा हमारे पास ज़्यादा आती है, यानी 2:1 इनकी बनती है कि 2 टाइम्स जो है वो कैपा आती है एंटीबॉडीज़ में, और 1 टाइम हमारे पास लैम्डा आती है। तो ये रेशो भी आपने याद रखनी है, MCQ में आ सकती है। सही हो गया। उसके बाद हमारा जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बुक से कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से आपको वहाँ से भी करवा दूँ। अच्छा जी, अब हम बुक से भी देख लेते हैं। ये एंटीबॉडी स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये तब से मैं खुद बना रही थी, जो बहुत गंदा बना रही थी। अब यहाँ पर आप लोग देखें 2 लाइट चेन है, एक ये हमारे पास लाइट चेन है, एक ये लाइट चेन है, और बाहर 2 हमारे पास हैवी चेन है। जो लाइट चेन है ये उसकी वेरिएबल डोमेन है, ये उसकी कांस्टेंट डोमेन, और हैवी चेन की मैंने कहा था कि एक वेरिएबल डोमेन होती है और कांस्टेंट या तो 3 होती हैं या 4 होती हैं। मैंने भी आपको सच ये बताना था कि किस में 3 होती हैं, किस में 4 होती हैं। जो हमारे पास IgA और IgG ये होती हैं ना, इन दोनों में हमारे पास 3 कांस्टेंट डोमेन्स होती हैं, ठीक है, हैवी चेन की। और जो हमारे पास होती है IgM और IgE, इनमें हमारे पास होती हैं 4 कांस्टेंट डोमेन, ठीक है। अच्छा, इसको ना आप ऐसे याद कर लो, मी यानी मेरे पास मी 4 है और बाकी GA के पास 3 हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वापस आओ। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन। इसमें क्या आती है, वेरिएबल डोमेन्स आती हैं, और हैवी इसकी फर्स्ट हैवी डोमेन और इसकी भी हैवी डोमेन आती है। नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं जो कांस्टेंट फ्रेगमेंट, ठीक है। इसके क्या फंक्शन है, ये हमारे पास रिसेप्टर्स के साथ भी बाइंड कराता है, कॉम्प्लीमेंट के साथ भी बाइंड कराता है, इसके अलावा प्लेसेंटा वगैरह को क्रॉस करने में भी हेल्प करता है, ठीक है।
और आगे एक चीज़ आती है कि ये जो है पूरे का पूरा एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करता, बल्कि इसका थोड़ा सा फ्रेगमेंट होता है। ये जैसे यहाँ पर इसमें दिखाया गया है, इसको कहते हैं जी हाइपर वेरिएबल रीजन। ये हाइपर वेरिएबल रीजन जो है वो असल में बाइंड करता है एंटीजन के साथ। उसके बाद यहाँ पर सारी वही बात की गई है जो कि हमने अभी पढ़ी है, कैपा लैम्डा की रेशो की सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा जी, बी सेल्स तो हमने कंप्लीट कर लिया, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब हमने जो पढ़ना है दैट इज़ टी सेल्स। टी सेल्स हमारे पास क्या करते हैं जी, टी सेल्स भी हमारे पास प्रोजेनिटर सेल से बनते हैं। बोन मैरो में इनकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है, लेकिन बाद में इनकी जो मैच्योरेशन है वो आप लोगों ने याद रखना है कहाँ पर होती है, थाइमस में होती है। इसलिए इसको हम टी सेल्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी मैच्योरेशन थाइमस में होती है। अब टी सेल के पास हमारे पास टी सेल के पास क्या होता है, टी सेल के पास होता है जी टी सेल रिसेप्टर्स, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जैसे बी सेल्स के पास बी सेल रिसेप्टर थे, वैसे ही टी सेल के पास टी सेल रिसेप्टर होते हैं। और टी सेल जो है जब थाइमस से निकलते हैं ना, पूरा अपना तैयार होकर थाइमस से निकलते हैं, ये एक टी सेल है, इसके ऊपर टी सेल रिसेप्टर भी है, इसके ऊपर CD4 या CD8 जो भी इसका सिग्नल है वो भी मौजूद है। तो जब ये बाहर आएगा थाइमस से तो उस वक्त उसको एक नाम देते हैं जी, वो नाम होता है मैच्योर नेव टी सेल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैच्योर नेव टी सेल्स क्या होते हैं, तो वो वाले टी सेल जो थाइमस से निकलते हैं TH रिसेप्टर्स के साथ, अपने यूनिक TH रिसेप्टर के टी सेल रिसेप्टर के साथ, उसको हम कहते हैं मैच्योर नेव टी सेल्स। अच्छा, अब थाइमस हमारे पास जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टी सेल की मैच्योरेशन के लिए। और थाइमस जो है अगर प्रेजेंट ना हो, थाइमस की डेफिशिएंसी हो, जैसे एक सिंड्रोम यहाँ पे बताया गया है डिजॉर्ज सिंड्रोम, बुक में मेंशन है जी। डिजॉर्ज सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है कि थाइमस नहीं होता, थाइमस बनता ही नहीं है, कॉन्जेनिटली डेफिशिएंट होता है। तो तब हमारे पास क्या होता है कि वो जो बच्चा है जब वो पैदा होगा तो वो टी सेल डेफिशिएंट होगा, उसमें टी सेल नहीं होंगे क्योंकि उसमें थाइमस नहीं था। तो इतना इंपॉर्टेंट है थाइमस हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने टी सेल के रिसेप्टर का भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि हमने बी सेल के रिसेप्टर का, जो कि एक एंटीबॉडी थी, मैंने बताया था ना कि बी सेल का रिसेप्टर एंटीबॉडी ही होती है, तो उसका हमने स्ट्रक्चर कितनी डिटेल में पढ़ा था। तो इसी तरह से हमने टी सेल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। टी सेल रिसेप्टर हमारे पास इसमें दो ही चेन्स होती हैं, एक इसमें चेन होती है अल्फा चेन और एक इसमें चेन होती है बीटा चेन, ठीक है। तो टी सेल में क्या हो गया जी, रिसेप्टर में एक चेन हो गई अल्फा चेन और एक इसमें हो गई बीटा चेन। अब हर चेन के आगे फर्दर वेरिएबल रीजन भी होते हैं हमारे पास, और हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट रीजन भी होते हैं। फिर फर्दर वेरिएबल रीजन में हाइपर वेरिएबल रीजन भी होते हैं। वैसे इसके रिसेप्टर का स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि चलो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें फर्दर आगे हाइपर वेरिएबल रीजन भी होते हैं, सही हो गया। अब हम लोगों ने देखना है कि जो अल्फा और बीटा चेन होती हैं ये आउटसाइड द सेल लोकेटेड होती है, मतलब ये टी सेल है ना, तो यहाँ पर लोकेटेड होंगी अल्फा और बीटा चेन्स जो होती हैं। तो फिर ये सेल के साथ अटैच कैसे होती हैं, ये सेल के साथ अटैच होती हैं जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन की मदद से, ठीक है। ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होती है, उसकी मदद से ये अटैच होती हैं। और वो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन क्या करती है जी, उसके पास अंदर जाके वो बाइंड की होती है एक मालिक्यूल के साथ, और उस मालिक्यूल को कहते हैं CD3 ज़ीटा। तो CD3 ज़ीटा जो है वो अंदर होती है, उसके साथ ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन बाइंड होती है, और बाहर की साइड पर क्या होती हैं, अल्फा और बीटा चेन्स। अच्छा, अब इस CD3 ज़ीटा का भी फंक्शन है, वो क्या फंक्शन है कि जब बाहर आके एंटीजन, जैसे ये एंटीजन आया और ये आके अल्फा और बीटा यानी यहाँ पर हाइपर वेरिएबल रीजन के साथ बाइंड किया, तो साथ ही हमारे पास सिग्नल जो है, इसमें सिग्नल जनरेट किया रिसेप्टर ने, तो CD3 ज़ीटा इस सिग्नल को अंदर न्यूक्लियस तक लेकर आती है, यानी सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है कि रिसेप्टर से अंदर तक। और जब सिग्नल अंदर आता है तो फिर अंदर जो भी इंटरल्यूकिन वगैरह सिंथेसाइज होनी है, जो भी चीज़ें होनी हैं वो फिर होती हैं, वो आगे हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करने लगे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और बहुत मज़े का टॉपिक है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव थाइमिक सिलेक्शन। ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ, आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं बोन मैरो, मतलब बोन मैरो में टी सेल की सिंथेसिस स्टार्ट हुई। अब हमने देखा कि टी सेल बोन मैरो से फिर कहाँ आ जाते हैं, थाइमस में। थाइमस के होते हैं जो दो पार्ट, यहाँ पर है हमारे पास थाइमस का कोर्टेक्स, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास थाइमस का मेडुला। हुआ क्या कि बोन मैरो से हमारे पास टी सेल्स आए। जब बोन मैरो से टी सेल आए, उसके ऊपर ना कोई रिसेप्टर था, सिर्फ इस तरह का गोल सा टी सेल था हमारे पास। अब सबसे पहले वो टी सेल आएगा कोर्टेक्स में। जब टी सेल कोर्टेक्स में आएगा ना, तो क्या होगा कि उसको CD4 पॉजिटिव और CD8 दोनों तरह से उसको पॉजिटिव बना दिया जाता है। CD8 पॉजिटिव, CD4 पॉजिटिव। जब वो आता है ना तो वो CD8 नेगेटिव, CD4 CD8 दोनों लिहाज से नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर जब वो कोर्टेक्स में आता है, अगर